साली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ दो भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं। तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ न कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तो पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो, सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था, लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या
वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना। तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ, मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ? तभी वहाँ बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं। जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है। साली पूरी घरवाली। लालच किस हद तक आदमी पर हावी होता है, आइए देखते हैं। देख राधा, तुझे घर का सारा काम आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी कम है और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी। अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करियो। हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुझसे तो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की। अरे तुम मुझ में क्या कमी है? वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। तभी पति महेश आ जाता है। देख राधा, 100 की सीधी एक बात बता देता हूँ, तू जा और अपनी बहन को बोल कि उसे यहाँ रहकर अपनी कमाई हम लोगों को देनी होगी जब तक हमारे सारे कर्जे उतर नहीं जाते, नहीं तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मायके। राधा पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास? क्या बोले जा रहे हैं? साली को घर पर रखेंगे? अरे मोहल्ला समाज क्या कहेगा? और माना पिताजी को उसके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी? अरे क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्जे हैं, समझी?
या तो तू कमा कर ला या अपनी बहन को बोल कि अपनी बहन का घर बचाना चाहती है तो यहाँ आकर रहे। सभी मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं। राधा भी कहाँ जाती, मायके जाकर रोने लगती है। छोटी बहन मीना कहती है, अरे क्या हो गया दीदी, कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे अभी दे देते हैं ना, रो मत, अब तो मेरी भी नौकरी है। लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी। नहीं नहीं, इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है, वरना राधा इतना ना रोती। क्यों बेटी, क्या हुआ है? माँ, पिताजी, इस बार जो उन लोगों ने मांगा है ना, वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे मांगा है। What nonsense? दीदी क्या बोल रही हो, समझ रही हो? हाँ, मेरी सास ये बोलकर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के घर से खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं मायके में जाकर रहूं यहाँ। क्या मजाक बना रखा है, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है, कोई आलू टमाटर थोड़ी है कि अदला बदली कर लो। छोटी बहन शांत होती है। माँ पिता बड़ी को समझा रहे होते हैं और वो रोए ही जा रही थी। तभी छोटी बोलती है, पापा, मैं दीदी के साथ जाऊंगी। क्या पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी? माँ, वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं ना। अरे वो तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते थे छोटी, फिर वहाँ क्यों बुला रहे हैं तुझे? माँ, वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होनहार बेटे की शादी। हाँ, और मैं जैसे उस लपड़गंजू से शादी कर लेती। लपड़गंजू? अगर वो लपड़गंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं जाने वाली वापस। अरे क्योंकि तू बेवकूफ है, तुझे जवाब देना नहीं आता। चल मेरे साथ। उन लोगों को लगता है ना साली पूरी घरवाली, तो अब देखिए साली का जलवा। और शादीशुदा बेटी को पिता भी कितना घर बिठाते। उसके ससुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ। आइए आइए, ले आए अपने कमाओ बेटी, ये अच्छा किया। समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है। मुझसे बात करिए ना, मैं रहने आ रही हूँ इस घर में, तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। अरे वाह जी वाह, बहन के ससुराल में भी शर्तें? अरे और क्या, आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए, दीदी घर का काम करेगी, इतना सब मिल रहा है। वैसे आप तो जानती हैं, बाजार में बिना शर्तों के तो एक पॉलिसी भी नहीं मिलती है। बात तो ये सही बोल रही है, सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बोलो छोटी बहू, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मैं कोई काम नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू, तुम नौकरी करोगी? अरे लाखों कमाओगी कि घर का काम करोगी? घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी। दूसरी शर्त, मुझसे कोई बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो ख्वाबों की रानी हो। शट अप जीजा जी, साली से मजाक करना अलग बात है, लेकिन याद रहे साली बहन होती है बीवी की, और बीवी की बहन यानी आपकी बहन। माँ ये क्या बोल रही है? बहन। अरे ना बेटा, मैं हूँ ना, बात करती हूँ ना, रो मत बच्चा, रो मत। खैर, पिता दोनों बेटियों को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे सरला, जल्दी से मेरा और तुम्हारी बहन का खाना पैक कर दो, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सरला तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। देखो जी, मेरी बहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूं? याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, तब सारा काम मैं करती थी। अब मेरी बहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। हाँ। अरे साली साहिबा, चलिए ना, मैं आपको दफ्तर छोड़ देता हूँ।
क्या रेपुटेशन बनेगी हमारी। हाँ हाँ जीजा जी, चलिए आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। छोटी के ऑफिस में। अरे ये कौन है? तेरे जीजा जी है ना? ये कैसे तुझे छोड़ने आ गए? अरे वो अब ना मेरे पास ही रहती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हाँ वो क्या है ना, दीदी तो पता है घरेलू महिला है, जीजा जी के कर्जे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाए, तो मेरी कमाई रखते हैं। बस जैसे ही इन लोगों का कर्जा खत्म हो जाएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। पास खड़े जीजा जी का मुंह बन जाता है। घर आकर, छोटी तुम ये क्या बकवास कर रही थी? ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, आप खुलेआम सबको ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है तो लोग क्या सोचेंगे आप जानते हैं ना। अरे उससे कुछ मत बोलना बेटा, चल मेरे साथ, तुझे ना बाजार का डोसा खिलाती हूँ। चल चल चल। हाँ दीदी तैयार हो जाओ, डोसा खिला रही हैं आंटी जी। तीनों जा रही होती है कि पास मोहल्ले की कुछ औरतें वहां पर जमा रहती है। अरे लाजो बहन, बहू की बहन यहीं रह रही है क्या? हाँ हाँ, इसे भी रख लिया है। अब आप तो जानती ही हैं कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है। जी, इन लोगों का दिल उतना ही बड़ा है जितना इन लोगों का कर्जा। अब बेचारी बुढ़िया का बेटा लायक तो है नहीं और बहू की बहन की सरकारी नौकरी, तो ले आए घर अपने। इनका कर्जा अब मेरी कमाई से ही तो खत्म होगा ना। सबके सामने सास की भी बेइज्जती हो जाती है। घर आकर सास और बेटा दोनों छोटी पर बरस पड़ते हैं। बस, मैंने कहा था मुझ पर कोई नहीं चिल्लाएगा, मैं जा रही हूँ अब। अरे लेकिन, अरे जाने देना माँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है। अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो अपनी समस्याओं को हम खुद सुलझा सकते हैं, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी, तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है, साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा, मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है, मैं तो बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूं। हाँ हाँ माँ, और क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा 2-4 फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, ये मेरी मम्मी है, क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए, आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं, वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा।
ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ लेकिन लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल टॉप, कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी, तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया। लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई। अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा, ये गलत भी तो नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा। कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है।
पहली नजर में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। हाँ, ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसे ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज,
शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा, माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्ही ने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है। सास का घूंघट। ये है देविका। देविका पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो गांव में रहता है। भले ही ये 21वीं सदी है, लेकिन देविका की ससुराल वालों की सोच वो तो 18वीं सदी से आगे बढ़ी ही नहीं। आइए जानते हैं क्या होगा जब शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी संकीर्ण मानसिकता वाले माहौल में। सागर, ये तुम्हारे गांव में सबने इतने लंबे लंबे घूंघट क्यों कर रखे हैं? और ये सब मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अरे यार, तुम भी घूंघट कर लो ना, इसीलिए तो देख रहे हैं सब तुम्हें। कम ऑन सागर, मैं घूंघट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन देविका, मेरे पिताजी, चाचा जी, बड़े भैया और जीजा जी ने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे और न जाने कौन कौन से फरमान सुनाएंगे। घर चलो, देखा जाएगा जो होगा। सागर देविका से कई बार कहता है कि वो घूंघट कर ले, लेकिन देविका सागर की नहीं सुनती और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब देविका वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास बिमला, चाची सास कम्मो और जेठानी सुजाता ने लंबा सा घूंघट कर रखा था, पर उनकी ननद वीना ने घूंघट नहीं किया हुआ था। लेकिन हाँ, उसने सर पर सलीकी के साथ दुपट्टा जरूर ओढ़ा हुआ था। सागर अपनी पत्नी को सबसे मिलवा रहा होता है, तभी सागर के पिता जोगिंदर बोलते हैं, सागर, तूने बहू को इस घर के तौर तरीके नहीं समझा। हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पर आए मर्द के सामने नहीं आती और तू इसे ऐसे ही ले आया।
पिताजी मैं समझा दूंगा, वो नई नई शहर से आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं है। सागर की बात सुनकर उसके चाचा जी महेंद्र बोलते हैं। ये बात तो तुझे गांव में कदम रखते ही अपनी बीवी को समझानी चाहिए थी। हमारा गांव में बहुत नाम है, तेरी बीवी ऐसे गांव भर में घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये बोलकर जोगिंदर और महेंद्र वहां से चले जाते हैं। शाम को घर की सारी औरतें खाने की तैयारी करती है। खाना तैयार हो जाता है लेकिन घर की कोई भी औरत खाना नहीं खाती। बहुत रात हो जाती है, तब देविका कहती है, सासू माँ खाना बने हुए तो देर हो गई, रात भी बहुत हो गई है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ घर की औरतें तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के मर्द खाना ना खा ले। लेकिन इतनी देर हो गई, आप सबको भूख नहीं लग रही क्या? तभी देविका की जेठानी सुजाता कहती है, लग तो रही है लेकिन यहाँ की यही रीत है, ये निभानी तो पड़ेगी ना। भाभी जी, ये रीत नहीं है, औरतों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। अगर इस घर के आदमी पूरी रात नहीं आए तो पूरी रात खाना नहीं खाओगी क्या? देविका ये बोलकर सीधा सागर के पास जाती है। सागर उसे समझाता है, देविका, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र कर लो, पिताजी और चाचा जी आते ही होंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। सागर देविका को समझा ही रहा था, तभी देविका की ननद वीना आकर कहती है, सागर खाना खाने आ जाओ, पिताजी और चाचा जी आ गए हैं। चलो देविका, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। सागर खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो देविका भी बैठ जाती है। सागर धीरे से उसे कहता है, अरे देविका, ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। मगर क्यों सागर, मुझे भूख लगी है, सब लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती? ये हमारे घर का नियम है, पहले घर के आदमी खाते हैं और बाद में औरतें। लेकिन सागर, हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। देविका और सागर में बहस छिड़ जाती है। तब सागर का बड़ा भाई कहता है, सागर, तेरी बीवी को एक बार में समझ में नहीं आता क्या कि इस घर की औरतें मर्दों के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? भैया, मैं देविका को यही समझा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती एक बार में। भैया, मेरे दिमाग में बात तब बैठेगी ना जब आपकी बात कोई ढंग की होगी। अरे आखिर क्यों घर की औरतों को आप लोगों की बात खाना मिलेगा? हाँ, अब से पहले घर की किसी औरत ने घर की किसी मर्द से इस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए वो सब देविका की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी सागर की जीजा और वीना के पति कल्याण जी कहते हैं, ये क्या है सागर, इस घर की दीवारों को औरतों की इतनी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जरा होश से काम ले और चुपचाप चली जाए। क्यों चली जाऊं मैं चुपचाप? इस घर की औरतें आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपके कोई भी फालतू के रीति रिवाज मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस तरह देविका ने सारे घर की औरतों के लिए मिसाल पैदा कर दी। जोगिंदर के घर में पहली बार किसी महिला ने विरोध का स्वर उठाया है। ये बात घर के किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी जोगिंदर कहता है, महेंद्र, मोहन, इस बेशर्म लड़की को कमरे में बंद कर दो और आज इसे कोई खाना नहीं देगा। अगर किसी ने इसे खाना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र और मोहन उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना भी नहीं देते। रात के 3 बज जाते हैं। भूख की वजह से देविका को नींद भी नहीं आती। तभी उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा खोल रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं सागर तो नहीं? देविका उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला सागर नहीं बल्कि विमला और कम्मो है। माँ जी, चाची जी, आप दोनों? बहू, ये ले, हम तेरे लिए खाना लाए हैं, खा ले। और ये बात ना तो किसी को बताना मत कि हमने तुझे खाना दिया है, नहीं तो हमारे मर्द मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देंगे। माँ जी, आप यहाँ इतना घुट घुट कर क्यों रहती हो? देविका, अब तू भी इस घर की बहू है, तू भी हमारी तरह रहना सीख ले। इस घर के कायदे कानून अपना ले। इस घर के मर्द तो कभी बदलने वाले हैं नहीं बहू, तो तू ही बदल ले अपने आप को। माँ जी, बदलाव अच्छे के लिए हो तो हमें बदलना चाहिए, बेकार और बेतुकी की बातों का तो विरोध करना चाहिए। दोनों ने देविका को समझाने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया। इसी तरह एक दिन देविका किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। तभी देविका की सास विमला ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू,
तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमारे घर की औरत इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। विमला अपनी बहू को समझा रही थी कि तभी महेंद्र बोलता है, अरे कम्मो, कौन है ये औरत जो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंस रही है? तभी कम्मो और देविका बाहर आ जाती हैं। जी 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 वो मैं हंस रही थी चाचा जी। अब आप लोग हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस घर की औरतें इतना जोर जोर से नहीं हंसती। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि इस घर की दीवारों को औरतों की तेज आवाज सुनने की आदत नहीं है। इस घर की दीवारों को आदमियों की ऊंची आवाज सुनने की आदत है, लेकिन औरतों की नहीं। चाचा जी, आपके घर की दीवारें तो बहुत दोगली है। हर पाबंदी औरतों के लिए क्यों चाचा जी? औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती। औरतें सांस ले सकती है या उस पर भी पाबंदी है? चुप हो जाना बहू, मत बोल और घूंघट कर ले, ये तेरे चाचा ससुर है, थोड़ा तो लिहाज कर। कम्मो के समझाने पर भी देविका चुप नहीं होती। वो महेंद्र से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उसके पास होता ही नहीं। महेंद्र गुस्से से सागर को आवाज देता है। महेंद्र की आवाज सुनकर घर के सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। जी जी चाचा जी, आपने बुलाया? अपनी मुंह जोर बीवी को यहाँ से ले जाने तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? तेरी बीवी जिस तरह से मुझसे बात कर रही है, छोटे बड़े की तमीज नहीं है इसे। कम से कम 7 दिन तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इसे मैंने कमरे से बाहर देख लिया तो किसी की खैर नहीं, समझे? पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सागर, जो सच है मैंने वही कहा है। देविका, चलो मेरे साथ। लेकिन सागर, मेरी बात तो सुनो। सागर देविका को वहां से ले जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करने लगी, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध करती, उसके ससुराल वाले उस पर उतना ही ज्यादा अत्याचार करते। अब देखना यह है कि देविका अपने ससुराल वालों के अत्याचार को यूं ही सहती रहेगी। क्या उसके ससुराल में घूंघट में औरतों का दम इसी तरह घुटता रहेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सास का अखाड़ा बहू ने पछाड़ा। माँ जी, ये कैसे बना रही है शिमला मिर्च? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं खाएगा। आप हटिए, मैं बनाती हूँ। कोई नहीं खाएगा? अरे तेरे मायके वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने पति, बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ। और वो लोग शिमला मिर्ची ऐसी ही पिछले कई सालों से खाते आ रहे हैं। बहू हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जबान खोला करो, समझी? माँ जी, फिर तो मैं यही कहूंगी कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं। बहू शिमला मिर्च बना लेती है, लेकिन अपने अंदाज में। फिर खाने के टेबल पर, ये सब्जी क्या बहू ने बनाई है? आज बहुत अलग लग रही है। भाभी, रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है सब्जी का। अरे नहीं नहीं, मुझे तो माँ के हाथ वाली खानी थी। क्या है रीना, सब्जी माँ को ही बनाने दिया करो ना। सास, जिसे अब थोड़ा सा अपना पल्ला भारी दिख रहा होता है। अरे अब बेटा मेरा जमाना आ गया। ये घर कभी मेरे नाम से चलता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। बहू तो पूरे घर के साथ रसोई में भी राज करना चाहती है। माँ जी, आप ही ने तो कहा था शादी के वक्त कि रानी बनाकर रखेंगी मुझे। तो देखिए, रानी का काम यही होता है ना, राज करना। अरे देख बहू, माना तू राज करना चाहती है, लेकिन भूल मत, पूरी रियासत अभी मेरी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका होता है बहू से बात करने का? बेचारी अभी तो आई है, उसको आजादी भी नहीं दोगी क्या? तो वो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? देखिए पापा, माँ सही कह रही है। घर को अपना घर समझी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना और हमें पराया करने की कोशिश करे ना जी ना,
ये सोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। देख, तू छोटी है ना, छोटी की तरह रहा कर। हर बात पर बीच में ना बोला कर। क्यों? वो मेरी बेटी है तो मेरे तरफ से ही बोलेगी ना। माँ जी, ये तरफ क्या होता है? हाँ, वो मेरी बहन नहीं है क्या? मैं मानती हूँ कि आज मैंने सब्जी बना दी, लेकिन थोड़ा खाने में बदलाव करना हम स्त्रियां भी तो जानती हैं और चाहती भी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। देख, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। जाओ खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले रोज, माँ जी प्लीज ये आस पड़ोस वालों को बोलिए ना, मुंह उठाकर घर में मत आ जाया करे। अरे किसी के घर आने जाने का कुछ वक्त तो होना चाहिए। यहाँ तो सारा दिन मानो लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखी है। बहू, वो हम लोगों के परिवार जैसे हैं। पिछले 25 साल से हमारे साथ है और ये मेरा घर है। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं, ये तू कैसे डिसाइड करेगी? और हाँ, तुझे अगर पसंद नहीं ना तो अपने कमरे में चली जाया कर। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन, हम लोगों ने जागरण रखा है माता का आज रात, सुबह का भंडारा भी, तो बहू रानी को लेकर आना। आना हाँ बिटिया। अच्छा चलती हूँ, और घरों में भी निमंत्रण देना है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। वैसे किस किस को बुला रही हूँ? वो तुम्हारी ननद और भाभी भी आ रहे हैं क्या? माँ, क्या आप इनके पूरे खानदान को जानती हैं? अरे भाभी ने ही तो मेरी ननद की शादी की पूरी तैयारियां कराई थी, और मेरे मायके में भी पापा की मौत के बाद वहाँ रहकर इन्होंने ही मुझे संभाला था। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा, मैं ना फल दे जाऊंगी, काट देना भाभी, मैं दूसरे काम पूरे कर लूंगी। मेरी तो तबीयत खराब है माँ जी, आप ही काट देना सारे फल। मैं रात का खाना भिजवा दूंगी, परेशान ना होना। हाँ, अरे नहीं नहीं, हम लोग बना लेंगे। 4 लोगों का खाना तो बनाना है। अरे नहीं नहीं, आप फल पर लग जाओगी, और बहू की तबीयत भी ठीक नहीं, खाना मैं ही भिजवा दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और सास बहू की तरफ देखती है। देखा, जिसे तू धर्मशाला बोल रही थी वो कितने अपने हैं। हाँ माँ जी, आप उनका काम कर रही हैं, उनके जागरण का प्रसाद तैयार कर रही हैं, तो वो क्या इतना भी नहीं करेंगे आपके लिए? ओहो, तुझसे बहस क्या करना बहू। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी से मिलने का मन किया तो बिना बताए ही आ गई। बुरा न मानना, ये मत समझना कि ये मेरा घर नहीं, कोई धर्मशाला है। अच्छा अच्छा, तो ये घर पर आए मेहमानों को घर नहीं, धर्मशाला वाला समझाने वाली आप ही हैं। वैसे आपको खुशी होगी कि आपकी बेटी के संस्कार भी ऐसे ही हैं। अरे माँ, किन बातों को सुन रही हो? आओ अंदर आ जाओ माँ। माँ बेटी के साथ अंदर आती है तो उसे अचार की महक आती है। हाय रे, कितनी अच्छी महक है। क्या बनाया है बहन जी? अचार बनाया है। आपकी बेटी बोल रही थी कि आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। हम लोगों के घर पर तो अचार टिकता ही नहीं है। अरे आता ही किसे है अचार बनाना। लेकिन जैसे ही बेटी माँ को कमरे में ले जाती है, क्या है माँ, क्यों आ गई यहाँ पर? बताकर तो आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटी? माँ को बेटी से मिलने का मन किया तो क्या माँ नहीं आ सकती? आ सकती है माँ, क्यों नहीं, लेकिन तू ना पूरा खेल बिगाड़ रही है। खेल? कैसा खेल बेटी? मुझे भी तो बता देती तो मैं भी खेल लेती। माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, सासू माँ ने मेरा घर का रट लगा कर रखा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आ गई हूँ। कोई भी चीज जो पहले होती थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे परफेक्ट करूँगी। अच्छा, यानी बात सिंहासन की है कि पहली रानी को उतारना है। हाँ माँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन बात तो यही है। पर बेटा वो बेटी कुछ नहीं समझती और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। माँ, जो कि एक अच्छी औरत होती है, बेटी को समझाने की कोशिश तो करती है। बाहर सास के सामने माँ कहती है, अरे बहन जी, आप चलिए ना मेरे साथ मेरे घर, बहू का मायका भी देख लीजिए।
अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ही रुकिए हम लोगों के पास। शाम को जागरण है, वहाँ ले चलेंगे। उसी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हमें भी तो सिखा दीजिए कैसे तैयार करते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितने जागरण करवा चुकी हो तुम। देख बेटी, एक बात गांठ बांध ले। हर बेटी माँ के घर जो होता है वो देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ही है। सास का संस्कार वो अपनी सास से सीखती है, जो वो अपनी बहू को देती है। तो बेटी, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, बोली भाषा अपनी है, जिसे तुझे ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि सीखना भी है। और जहाँ तक सवाल है पूरे घर की रानी बनने का, तो जब तक तेरी सास महारानी है, तू रानी ही तो रहेगी। क्यों बेटा? बहू माँ की बात समझ जाती है और सास भी बहू की माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है। शीशे की बहू। देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा। वो माँ जी, आप ना प्लीज मुझसे तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप तमीज से बात ना करें तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूं। हम माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूंगी, समझ रही हैं ना आप? अरे क्या क्या बोली जा रही है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ। आप तो जानती है ना, मुझे बात को घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात नहीं घुमानी आती तो मुझे हाथ घुमाना आता है बहू, टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी? जा जाकर काम कर। बहू किचन में चली जाती है। सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी? और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा। क्यों? वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह आप बोलती हो ना भाभी, ये आसार भी जल्दी आ जाएंगे। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है। और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में कहां से ये बनारसी पहनेगी। नौकरानी को गुस्सा आ जाता है। उसी शक्ल में जिस शक्ल में आप ये सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी मांगकर मुझे तो गंदी सी काटन पकड़ा दिया था इसने। अभी बात करती हूँ। और क्या बात कर। हम लोगों से तो बोला था कि नौकरानी बहुत प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम से। नौकरानी चढ़ जाती है झाड़ पर, वो तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए भी कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने? हाँ हाँ दिया तो था, 200 रुपए की साड़ी दी थी, वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए माँ जी, माँ ने तो आपको इनके लिए 25,000 की साड़ी दी थी, देती क्यों नहीं? देनी ही पड़ेगी, वरना मैं कल से नहीं आएगी काम पर। हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी, वो भी नौकरानी के लिए? अरे साड़ी से 2,000 की साड़ी बनारसी मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं आई पसंद, तो कहती है या तो पहन लो या नौकरानी को दे दो। अब जैसी थी रख ली। नौकरानी के लिए तो 200 की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने, देख मेरे पास तो वीडियो भी है देते हुए। ये बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म। कैसा गेम खेल गई तुम तो। बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो मालकिन। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया। वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती बता देती।
लेकिन अब घर में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या था ना, जब मैं पैदा हुई थी तो रंग थोड़ा दबा था, लेकिन बाद में खिल गया। वैसे तुम्हारे घर में सबका रंग काला सा क्यों है? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, लेकिन सब माँ पर चले गए इसलिए। लेकिन फिर भी फीचर शार्प है हम लोगों के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो है, सांवली सलोनी। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास, वो मिश्रा की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी क्या करना है चमक कर, आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू? अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। वैसे पापा जी का तो वो भी नहीं है, गोरे हैं पापा जी। ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं, क्योंकि आप काली हैं ना। तो मैंने कहा कि क्या कहा इसने? मेरे कारण? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वाह रे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी कि मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ बहू, तू तो शीशे की तरह साफ है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन तेरे साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो वही बोला कर जिससे लोगों का मन खराब ना हो। वैसे अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चों जैसी बात करती हूँ। सास काम पर लग जाती है और बहू भी। एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होकर आते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है ससुराल में, घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती हैं। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा, हम तो घर में फिर भी रह लेते हैं, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ, मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है। वैसे बेटी, शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे, और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ जितना आराम गांव में है ना, शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूँ, रोज घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूँ, शहरी मेम बनकर रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना?
बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है? तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में भी आई है, यही सब पहनाना था तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था वो ठीक नहीं था क्या? उससे ना करवा देती शादी? माँ, कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी? और उसे तो मैं भाई मानती हूँ, कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी, मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको। समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं हम। माँ तो चली जाती है, लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े। और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू, ये क्या पहना है? बहू, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जुबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो? क्यों? अबे यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा, कपड़े बदल ले। नहीं, अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रहे। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिस पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है। लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है, और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूँ, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है?
तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल, घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितनी मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी, क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे, आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली हैं ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहाँ। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं, तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी।
पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। हाँ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जका से झुमके हैं। झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए, हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। और इतना बड़ा तोहफा? अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। और वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माँ जी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो कहा है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू। पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है।
इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है? बहू ने शायद गलती से यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी। मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर पट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन। अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ की ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत। कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी
चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी। आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं।
अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है! आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है! आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है।
ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं, घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग!